जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जायदी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ आंदोलन अब यमन में सबसे ताकतवर वॉर मशीन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसने गजा पर इजराइल के हमले के खिलाफ रेड सी से गुजरने वाले टैंकरों और कार्गो शिप्स पर हमलों की एक सीरीज को अंजाम दिया है, जिससे एक रीजनल क्राइसिस पैदा हो चुका है। जब 2000 में फिलिस्तीनी इलाकों में दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ, तो हुतीज ने सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका की जंग के खिलाफ अपने सपोर्टर्स को ऑर्गेनाइज भी किया था। इराक जंग के बाद उन्होंने एक नया नारा लगाया था, अमेरिका की मौत, इसराइल की मौत, यहूदियों पर कर्स यानी अभिशाप, इस्लाम की जीत। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने यह नहीं सोचा था कि नॉर्दर्न प्रोविंस सदा के मेरान माउंटेन्स के ट्राइब्समैन यानी आदिवासियों का ये एक छोटा सा ग्रुप यमन में सबसे पावरफुल वॉर मशीन बन जाएगा, जो रेड सी में शिपिंग लेन को खतरे में डाल सकता है, जिसके सामने ताकतवर अमेरिका को भी मजबूर होना पड़ेगा। उनका मुकाबला करने के लिए एक मल्टीनेशनल नेवी टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी। जब हमास के 7 अक्टूबर को सरहद पार करके हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिसके बाद इसराइल ने गजा पर अपनी जंग शुरू करी, तो कई जानकारों को डर था कि अगर लेबनान के हिजबुल्लाह ने एक और मोर्चा खोला तो यह जंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगी। जबकि लेबनान इसराइल सरहद पर तब से टेंशन बना हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह और इसराइल दोनों ने हमलों और जवाबी हमलों में रिस्ट्रेंट यानी संयम दिखाया है। लेकिन हुतीज, जो यमन की कैपिटल सना और यमन के रेड सी कोस्ट के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पहले इसराइल की तरफ मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करे और फिर रेड सी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे कई टैंकर कंपनियों को सबसे बिजी ग्लोबल ट्रेड रूट में से एक में अपने ऑपरेशन को सस्पेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खैर, अब यमन में ईरान सपोर्टेड हुतीज के तरफ से कार्गो शिपों पर करे गए हमलों के जवाब में अमेरिका ने एक न्यू मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स बनाने का ऐलान किया है। दोस्तों, अमेरिका ने इसराइल की तरफ जाने वाले जहाजों की सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी शुरू करा है। इसमें हिस्सा लेने वाले मुल्कों के नाम हैं अमेरिका, यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन। पर सऊदी अरब यूएई ने यमन के खिलाफ जाने के लिए अमेरिका का इस प्रपोजल को खारिज कर दिया है। अब यमन ने धमकी दी है कि हम रेड सी में तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे।
खैर, इस ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मकसद ये पक्का करना है कि जहाज यमन के पास से समुद्री रास्ते से हिफाजत से गुजर सके, क्योंकि हुतीज गजा पर इसराइल के हमले के खिलाफ जहाजों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन टास्क फोर्स क्या करेगी, कैसे काम करेगी और कितनी असरदार साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हुतियों ने अमेरिका की अगुवाई वाले किसी भी कोशिश का विरोध करने का वादा किया है और कहा है कि वो अपने हमले तभी रोकेंगे जब इसराइल गजा में अपने हमले को बंद कर देगा। उन्होंने इशारा दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन डिप्लोमेसी अब तक उनके हमलों को रोकने में फेल रही है। वहीं दूसरी तरफ अपनी तरफ से ईरान ने भी वॉशिंगटन को वार्निंग दे दी है कि उसके ज्वाइंट समुद्री एफर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही दिख रहा है। यमन के खिलाफ अमेरिका की ये लड़ाई पहली लड़ाई नहीं होगी। तकरीबन एक दशक तक अमेरिका और सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों से लड़ाई करी थी, जो कुछ वक्त पहले ही खत्म हुई है। खत्म होने की वजह यह थी कि सऊदी अरब और ईरान के बीच चीन की कोशिशों से एक एग्रीमेंट बना है। यह सहमति अभी भी है और उम्मीद है कि आगे भी बनी रहेगी। इसीलिए रेड सी की तरफ बढ़ते अमेरिकी बैटलशिप्स अगर यमन पर हमलावर होते हैं तो ये लड़ाई सिर्फ यमन और अमेरिका की होगी। वहीं कुछ जानकारों के मुताबिक ऐसे हालातों में इंटरनेशनल कानूनों के तहत यमन को ये हक भी होगा कि वो आसपास के मुल्कों में बने अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाए। फिर वो होगा जो लंबे वक्त से अमेरिका का डिजाइन है, यानी ईरान को इस जंग में खींचना। यमन, लेबनान, सीरिया और इराक में अभी ईरान सपोर्टेड लड़ाके एक्शन में हैं। हमास को इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है क्योंकि उसे अरब मुल्कों का भी सपोर्ट मिलता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर ईरान को वेस्ट एशिया की लड़ाई में खींचने में अमेरिका कामयाब रहा तो वो लड़ाई कहां होगी? वो लड़ाई ईरान में होगी तो अरब में भी होगी, फारिस की खाड़ी में भी होगी, रेड सी में होगी, स्वेस नहर में होगी, मेडिटेरियन सी में होगी और वो लड़ाई इसराइल में भी होगी। दोस्तों, जब ये लड़ाई भड़केगी तब क्या होगा? तब जंग में रूस और चीन की एंट्री होगी। अमेरिका पहले से अरब मुल्कों के अलावा यूरोपियन मुल्कों और नाटो गिरोह को एक्टिव कर रहा है। लड़ाई बढ़ने पर सीरिया और ईरान समेत ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स की मदद में चीन और रूस को आना ही होगा, क्योंकि वह फिर से बीते दशकों के अमेरिकी दबदबे वाले वर्ल्ड ऑर्डर को कबूल नहीं कर सकते हैं, जो हकीकत में जर्जर होकर ढह रहा है। दूसरा अहम सवाल यह है कि अभी तक इस चर्चा में तुर्की का नाम क्यों नहीं आया? दोस्तों, इसकी वजह है कि तुर्की उस रीजन की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। उसके बाद फिर ईरान है। तुर्की नाटो का मेंबर भी है और उसके यहां अमेरिका का फौजी ठिकाना ही नहीं, न्यूक्लियर हथियार भी हैं। इस्तांबुल का गलियारा और सी ऑफ मामरा ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ते हैं। अगर लड़ाई में तुर्की शामिल होगा तो इस अहम समुद्री रास्ते में रुकावट आएगी, जो यूरोप के लिए बेहद नुकसानदेह होगी। सेंट्रल अमेरिका में मौजूद पैनामा नहर सूखता नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका, तुर्की और अरब मुल्क स्वेस, मंदेब, फारिस की खाड़ी वगैरह में क्राइसिस पैदा करना तो शायद नहीं चाहेंगे। अब सवाल यह है कि फिर तुर्की क्या करेगा? तुर्की के प्रेसिडेंट पंचायती की पेशकश करेंगे, जो इन दिनों उनकी हॉबी है। पर ऐसा नहीं लगता है कि वो अमेरिका के खिलाफ उतरेंगे, और अगर उतर भी गए तो सवाल यह है कि क्या अरब के मुल्क, खासकर इजिप्ट, उनके सैनिकों को अपने यहां आने देंगे इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए? क्योंकि ऐसा करने पर इजिप्ट को अमेरिका और इसराइल की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इजिप्ट अमेरिका और इसराइल से अपनी दोस्ती को खत्म कर लेगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज तो बेहद कम है। लेकिन इजिप्ट इस बात को क्या भुला देगा कि गजा पर इसराइली कब्जे का मतलब है इसराइल का इजिप्ट की सरहद पर आ जाना। कुल मिलाकर जो हो रहा है वो काफी भयानक तो है, पर जो हो सकता है वो उससे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सबको पता था कि जो यूक्रेन मामले में वेस्ट कर रहा है और रूस को उकसा रहा है, उसके संजीदे नतीजे होंगे। लेकिन क्या ये कैलकुलेशन अमेरिका और यूरोप को रोक पाई बदमाशी करने से? क्या इसराइल को नहीं पता है कि यह रास्ता खुदकुशी की तरफ भी जा सकता है?
पर वो वही कर रहा है जो उसके जी में आ रहा है और जो ईरान को साधने के इरादे से उसे जो करने के लिए कहा जा रहा है, इसराइल वही कर रहा है। खैर, इसराइल का इंटरनेशनल अलगाव बढ़ता जा रहा है। अब मलेशिया ने इसराइली जहाजों पर बैन लगा दिया है। यमन के बाद मलेशिया ने भी अपने बंदरगाहों से इसराइली ओनरशिप वाली जेडम कंपनी के जहाजों पर बैन लगा दिया है। वजह है गजा में बेंजामिन नेतन्याहू के बढ़ते वॉर क्राइम्स। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पर्सनल तौर से इस फैसले का ऐलान किया है। वहीं यमन की बात करें तो 1000 कट्स वॉर इन वेस्ट एशिया का खेल नजर आ रहा है। $2000 के यमन के ड्रोनों को रोकने में अमेरिकी सेना को $2.1 मिलियन के मिसाइल खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत फिक्रमंद है। बीते 2 महीनों में रेड सी में अमेरिकी नेवी ने 38 ड्रोन्स और कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।